सिस्टम की बात अब से पहले हम लोग नहीं कर रहे थे। अब तक हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कराते थे तो भी किसका कराते थे, एक पार्टिकल का, है ना। कोई बॉडी ऊपर से नीचे आई तो बॉडी होती थी। अब तक हम लोग सिंगल पार्टिकल मैकेनिक्स कर रहे थे। सिंगल पार्टिकल मैकेनिक्स मतलब एक ही पार्टिकल होगा, वही नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, वही सर्कुलर मोशन करेगा, वही प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, उसी का स्ट्रेट लाइन मोशन होता था। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पार्टिकल मैकेनिक्स। और यहां से अब हम पहली बार एक से ज्यादा पार्टिकल को एक साथ हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे तो यार एक से ज्यादा पार्टिकल हो तो एक का अलग डिस्कशन करो, दूसरे का अलग, वो भी क्या हो गया, सिंगल पार्टिकल मैकेनिक्स। नहीं, जैसे हम लोगों ने कभी बातें ऐसे करी कि दो कार हैं और एक दूसरे को ओवरटेक कर जाती है, तो वो भी सिंगल पार्टिकल मैकेनिक्स से ही हमने डील किया, उसकी कहानी अलग इसकी कहानी अलग, ऐसे हम लोग डील कर लेते थे। नहीं, लेकिन अब इस टॉपिक में नई बात क्या है, इस टॉपिक में हम एक से ज्यादा पार्टिकल का एक सिस्टम देखेंगे और ट्राई करेंगे कि उस पूरे सिस्टम को एक मान के डील किया जाए। क्या किया जाए, उस सिस्टम को एक मान के डील किया जाए। तो जब हम किसी सिस्टम को एक मानेंगे तो पहली बात आएगी कि वो सिस्टम किसी एक जगह पर है कहां, वो तो कई जगह पे है। अगर कई पार्टिकल हैं उसके अंदर तो वो तो कई पोजीशन पे है ना। तो कई पोजीशन वाली चीज को अगर मुझे एक पोजीशन से रिप्रेजेंट करना हो तो पहला पॉइंट आएगा वो पोजीशन। कई पोजीशन वाली चीज को एक पोजीशन से रिप्रेजेंट करना, वही क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। बहुत सारे पार्टिकल हैं लेकिन हम उसको एक मान के डील करना चाहते हैं, और एक मानोगे तब जब उसको एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करोगे, तो वो एक कोऑर्डिनेट ही क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्चुअल कोई एक्चुअल चीज होती है? देखा जाए तो ये एक मैथमेटिकल चीज है, लेकिन कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हमें ये मानने में मदद करते हैं कि हाँ सेंटर ऑफ मास जैसी कोई चीज होती है। जैसे कोई यूनिफॉर्म चीज को, जैसे ये पेन को मैं घुमाऊंगा ऐसे हवा में, तो वो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। यानी एक फ्री ऑब्जेक्ट हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है, यानी एक इमेजिनरी एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करे उसके अबाउट रोटेट करता है। यानी अगर ऐसा पेन हो जो इस किनारे पे भारी और इस किनारे पे हल्का हो, तो वो बिल्कुल बीचों बीच के अबाउट नहीं घूमेगा, थोड़ा हैवियर की तरफ एक्सिस उसकी बनेगी। बात मेरे, इसके अलावा सेंटर ऑफ मास का एक मीनिंग तो यही मैंने बताया कि एक से ज्यादा पार्टिकल को एक जगह पर रिप्रेजेंट करना, वही क्या है, सेंटर ऑफ मास। दूसरा मैंने बताया कि कोई फ्री बॉडी हमेशा किसके अबाउट घूमती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि क्यों हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मान लिया बहुत सारे पार्टिकल हैं और हम पार्टिकल के अलग अलग लेवल पे बात ना करके ये बात करें कि ये पार्टिकल नहीं चल रहे हैं, बल्कि क्या चल रहा है, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास इधर से इधर चला गया, तो क्या उसके साथ पार्टिकल भी वहां गए होंगे? हम पहले ये डील कर लें कि सेंटर ऑफ मास कहां चला गया, फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बगल वाला पहला पार्टिकल कहां था, दूसरा कहां था, तीसरा कहां था, उसकी बातें हम उसके बाद कर लें, तो इस मोशन को हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे एक बोट में दो आदमी तीन आदमी बैठे हैं और उनके अंदर कुछ मैटर चल रहे हैं और बोट भी साथ में चल रही है, तो पहले हम क्या डिस्कशन करें कि बोट कहां चली गई, और फिर उसके अंदर के मैटर अलग से हम सुलझा लें। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स डिस्कशन करने के लिए सेंटर ऑफ मास का सहारा लिया जाता है। ऐसा कोई डिस्कशन हमें करना नहीं है। अच्छी बात यह है कि ऐसा कोई डिस्कशन हमें करना नहीं है, लेकिन हाँ पर्पज ये है, सेंटर ऑफ मास पढ़ने का ये पर्पज है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स डिस्कशन हम कर सकते हैं। तो बात आती है यार सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम कैसे निकालें अगर एक से ज्यादा पार्टिकल हैं। तो जैसे मैंने कहा ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, M1 M2 M3, जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे रखे हैं, x1 y1 x2 y2, मे भी z2 भी हो। अभी मैंने 2D बनाया, 3D भी हो सकता है, x3 y3 z3, ऐसे अलग अलग कोऑर्डिनेट पे रखा है, ठीक है। और हम इन सारे पार्टिकल को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसका एक XCM, एक YCOM और एक ZCOM होगा। और वो कैसे निकलेगा, ये उसका फॉर्मूला लिखा है। ऑब्वियसली यार ये फॉर्मूले के पीछे वजह होगी कैसे आया है, बट अभी हम वजह पे नहीं जा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सारे मास और उनके x कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट का सम, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई सारे मास का सम, ये हो गया XCM का आंसर। कोई इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे, उसका भी यही मतलब होता है
सिग्मा लगाने का मतलब होता है सम, किसका, जो आगे लिखा है, क्या लिखा है, एम आई एक्स आई, मतलब मास और एक्स के प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम। और यहां आई लिखने का मतलब है कि ये बदलती हुई चीज है 1 से लगा के n तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, m1x1 एक टर्म है, m2x2 दूसरा टर्म है, तो ऐसे लिखना है, सेम एच ऐसे लिखना, ये बस केवल लिखने का तरीका बना दिया गया है। तो सारे mx का सम, नीचे क्या लिखा है, सारे मास का सम, ये किसका है, xcm का पोजीशन, तो ycm का क्या होगा उसी फैशन में, zcm का क्या होगा उसी फैशन में। तो ये फॉर्मूले हैं और ऐसे ही हैं, मतलब अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, बट अभी फिलहाल ऐसे ही हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उन पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए जिनके हर पार्टिकल को हम अलग अलग कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। यानी ये सारे फॉर्मूले किसके लिए काम करेंगे, डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके हर पार्टिकल को हम अलग अलग कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सके, है ना, ऐसा एक सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल को हम किसी एक एक्स वाई जेड से अलग अलग रिप्रेजेंट कर सके, वो क्या है, डिस्क्रीट। तो फिर दूसरा और ऐसा सिस्टम और क्या होता है तो ऐसा सिस्टम जिसमें सारे पार्टिकल को हम अलग अलग कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस क्या है, एक ही बॉडी है और विद इन अ बॉडी इतने सारे पार्टिकल हैं जिनके अपने अपने कोऑर्डिनेट हैं, नहीं, यानी यहां एक बॉडी हमेशा 0 साइज की होती है, यानी अगर कोई कहे ये m1 कितने साइज का है ना, तो ऑल पार्टिकल हैव 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन से मतलब कि उसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई, ऐसी हम कोई बात, है ना, कैन बी पोजीशन एट सिंगल कोऑर्डिनेट, सिंगल कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा क्या है, डिस्क्रीट मास सिस्टम। कंटीन्यूअस मास सिस्टम क्या, उसके हम साइज की बात कर सकते हैं, एरिया की बात कर सकते हैं, लेंथ की बात कर सकते हैं, वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, है ना। टॉक अबाउट साइज एंड शेप। दूसरी बात, हैज मैनी पार्टिकल इसके खुद के बहुत सारे पार्टिकल हैं, यानी एक बॉडी यहां से लेके यहां तक फैली है तो एक ही बॉडी में बहुत सारे कोऑर्डिनेट है, सिंगल बॉडी हैज मैनी कोऑर्डिनेट। अंतर समझ में आ रहा है। अगर कोई कहते हैं रॉड, रिंग, डिस्क, ये सब डिस्क्रीट मास बॉडीज हैं या कंटिन्यूअस। जैसे ही हमने शेप बोला, रॉड, रिंग, डिस्क, ये शेप वर्ड आया तो फिर वो पॉइंट मास सिस्टम नहीं रह गया, वो कैसा हो गया, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। और जैसे ही हम पार्टिकल बोलते हैं तो वो क्या है, डिस्क्रीट मास सिस्टम। दो तरह के मास सिस्टम के बारे में हमें बात करना है, क्लियर भाई। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में कुछ और बात करने को है नहीं। कंटिन्यूअस मास सिस्टम को फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से 3 कैटेगरी, लाइन मास, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम लंबाई की बात कर सके वो लाइन मास है, जिसमें एरिया की बात कर सके वो सरफेस मास है, जिसमें हम वॉल्यूम की बात कर सके 3D ऑब्जेक्ट, वो क्या है, वॉल्यूम मास। ये 3 मास की कैटेगरीज है और 3 कैटेगरी ऑफ मास है, तो मास देने के लिए हमने 3 तरीके बना रखे हैं। अगर कोई लंबाई वाला मास है तो या तो हम उसका पूरा मास दे दें, या हम कह सकते हैं उसके पर यूनिट लेंथ का मास कितना है। तो पूरा मास देना तो किसी के लिए भी पॉसिबल है, पूरा मास दिया जाए, ये एक चीज है। लंबाई वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम मास को एक और तरीके से दे सकते हैं कि उसके यूनिट लेंथ का कितना मास है, लैम्डा केजी पर मीटर। पर मीटर के मास को हमने एक नाम दिया है, एक सिंबल दिया है लैम्डा। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर किसी रॉड के पर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है तो बताओ पूरी लेंथ का मास कितना होगा,
यूनिटरी मेथड वाली डेफिनेशन फिजिक्स में जब जब आती है तब तब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला जरूर आता है। तो लेमडा है पर मीटर का मास, तो एल लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल, मास ऑफ एल लेंथ क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। इसी तरह से अगर हम किसी एरिया वाले ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई प्लेट है या कोई डिस्क है, प्लेट है या डिस्क है, एरिया वाला ऑब्जेक्ट है और उसके यूनिट एरिया का मास हमें पता है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। यूनिट एरिया का मास, किसी बॉडी के यूनिट एरिया का मास अगर सिग्मा है तो उसके पूरे एरिया का मास कितना होगा, बनी बात है यार। पर वाली डेफिनेशन फिजिक्स में जब जब आती है तब तब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आता है। तो यहां सिग्मा है पर मीटर स्क्वायर का मास, तो ए मीटर स्क्वायर का मास हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा को हम यहां बोल रहे हैं सरफेस मास डेंसिटी या मास पर यूनिट एरिया। तो अब तुम समझ गए होगे अगला नाम क्या आने वाला है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। बचपन से लेके अब तक जिसको हम डेंसिटी कहते आए हैं वो यही था, उसकी यूनिट हम क्या लिखते आए हमेशा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यार बचपन से अब तक इसको डेंसिटी बोलते थे और अब हमें क्या बोलना पड़ रहा है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्योंकि और भी नाम आ गए हैं। जब तक हमारी लाइफ में दबंग 3 नहीं आई थी, जब तक दबंग 2 नहीं आई थी तब तक हम दबंग 1 को 1 भी नहीं बोलते थे, केवल क्या बोलते थे, दबंग। जब 2 आ गई तब हमने पहले वाले का नाम अपडेट करके दबंग 1 कर दिया। नहीं, तो नए नाम आने के साथ पुराने नाम को भी हमें अपडेट करना पड़ता है। तो लीनियर मास डेंसिटी आ गया नया, सरफेस मास डेंसिटी आ गया नया, तो जिसको हम डेंसिटी बोलते थे उसको हमने नाम क्या रख दिया, वॉल्यूम मास डेंसिटी। हालांकि इसको हम पहले से जानते हैं, पर मीटर क्यूब का मास क्या होता है, रो। बचपन में डी से रिप्रेजेंट करते थे। अभी डेंसिटी का पहला लेटर डी है तो रो कहां से आ गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नए सिंबल्स का हम सहारा ले रहे हैं। ये इसको रो पढ़ते हैं यार, ऐसा थोड़ा डिप्रेशन में रोता हुआ चेहरा इसका, इसलिए हम लोग इसको रो पढ़ते हैं। अगर किसी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम का मास रो है तो उसके पूरे वी वॉल्यूम का मास कितना होगा, रो इंटू वी होगा। हाँ भाई, ये तीनों नाम से फैमिलियर हो गए। अब यार एक बात यहां और करना है कि फिजिक्स में मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला जब जब आता है तब तब एक बात और आती है। देखो यार, अगर इस रॉड का हर यूनिट लेंथ एक जैसे लेमडा का हो तो हम टोटल मास लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं। लेकिन सोचो यार, इसका लेमडा, यहां का लेमडा अलग है, यहां का लेमडा अलग है, यहां का लेमडा, यानी लेमडा लेंथ का फंक्शन है, हर छोटी लेंथ का लेमडा बदल जाता है। तो अगर कोई चीज प्रोडक्ट से डिफाइंड है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट चीज बदलने लगती है तो फिर प्रोडक्ट किस में बदल जाता है, इंटीग्रेशन। ये भी फिजिक्स का एक कॉमन पैटर्न है। हर वो चीज जो मल्टीप्लाई में है वो किस में बन जाएगी, इंटीग्रेशन में बदल जाएगी। कब, जब लेमडा एल का, यानी अगर यहां लेमडा लेंथ का फंक्शन हो तो मास लाने का तरीका फिर प्रोडक्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ लेमडा डीएल। तो तुम समझ गए होगे, अगर सिग्मा हर छोटे एरिया पे बदलने लगे तो फिर मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डीए। और अगर रो बदलने लग जाए तो मास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। हर वो चीज जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। मास डेंसिटीज दी हैं, लेमडा तो एल लेंथ का मास लेमडा एल है, सिग्मा तो एरिया का मास सिग्मा ए, रो तो वी वॉल्यूम का मास रो बी है। क्या ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां हमें एम पता हो, एल पता हो और लेमडा लाना हो,
नहीं हो जाएगा यार। लेमडा क्या हो जाएगा बताओ, यहां से लेमडा क्या हो जाएगा m/l, सिग्मा क्या हो जाएगा m/a, रो क्या हो जाएगा m/b। ये भी तो हम जानते हैं यार, हर चीज जो प्रोडक्ट में है उसको तीन तरह से लिखा जा सकता है। मास लाना है तो रो वी, रो लाना है तो m/v, v लाना है तो, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे बताना चाहिए, फिर भी मैं तुम्हें बता के गिल्ट महसूस करा रहा हूं। हाँ और क्या, कि इतनी सी चीज है इसको मुझे नहीं बताना चाहिए, फिर भी तुम सुन रहे हो इतनी दिलचस्पी के साथ, इसका मतलब क्या है। कंटिन्यूअस मास सिस्टम्स में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लाने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन का सहारा हम लोग नहीं ले रहे हैं, फिर भी किसी को अगर इंटीग्रेशन से ये डेरिवेशन लाना हो, मन हो, तो मेरे से लिंक की डिमांड कर सकता है, ठीक है, समय आने पे, अभी नहीं, थोड़ा सही समय आने पे। अभी मैं सीधे रिजल्ट्स बता रहा हूं। जितने भी यार परफेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, मैं जब बोल रहा हूं कि जिनको जरूरत हो, मतलब तुम समझ जाओ कि नीट वालों को जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, परफेक्ट स्ट्रक्चर्स के लिए सेंटर ऑफ मास हम ऐसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा शेप रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड मतलब एक जैसे मटेरियल का बना हुआ, तो उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, यानी किनारे से l/2 और सेंटर से, हाँ मतलब l/2 ना बोलो, बस ये समझो अगर तुम किनारे खड़े हो तो l/2 बोलोगे, और सेंटर पे बैठे हो तो क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ मास यही है इसी जगह पे, ठीक है। तो ये आंसर बताना इस पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को कहां से बता रहे हैं। एक रिंग का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच, डिस्क का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच, स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच। तो जितने परफेक्ट स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में हम क्या ही बात करें, बीचों बीच उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो बात करते हैं इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर की। अगर ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग है यानी किनारे किनारे पे मास है, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच वाली लाइन में मास की तरफ शिफ्टेड होता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा हाई मास की तरफ शिफ्टेड होता है, तो पूरा मास किनारे पे है तो सेंटर ऑफ मास भी किनारे की तरफ जाना चाहेगा। अब क्योंकि यार इधर और इधर बिल्कुल एक जैसा सीन है, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच रहेगा, तो बीचों बीच वाली लाइन में मास की तरफ ऊपर कहीं होता है, कितनी ऊंचाई पे, 2r/पाई। ऑब्वियसली यार ये r से नीचे है, मतलब किनारे से थोड़ा नीचे है, 2r/पाई पे। ये फॉर्मूला यार रटना पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये रिंग सेक्टर बन जाए, सेक्टर रिंग क्या होता है, सेक्टर रिंग का मतलब होता है रिंग तो है मगर ना वो आधी है ना वो पूरी है, ना वो पूरी है ना वो आधी है, वो सेक्टर है। उसका अपना एक एंगल है अल्फा, अल्फा एंगल की रिंग है। अच्छा बताओ पूरी होती तो ये अल्फा कितना हो जाता, 2 पाई। अरे यार फिजिक्स में रेडियन में बातें किया करो। अगर पूरी हो जाए तो अल्फा कितना, 2 पाई, आधी हो जाए तो अल्फा पाई। तो ये अल्फा एंगल की रिंग है, अल्फा एंगल की रिंग है। तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से कुछ ऊंचाई पे होगा और उसका फॉर्मूला है 2r/3 अल्फा, 2r/3 अल्फा, नहीं 2r/अल्फा, सॉरी, साइन अल्फा/2। यस ये आंसर है, 2r/अल्फा साइन अल्फा/2। क्या दिया है ये, सही करो, 2r/अल्फा साइन अल्फा/2। ये किसका आंसर है, सेक्टर रिंग। अच्छा इस रिंग और इस रिंग में कौन सा आंसर सबसे ज्यादा जनरल है, ऑब्वियसली यार यही ज्यादा जनरल है। क्यों, ये आंसर से हम पिछला आंसर निकाल सकते हैं। अल्फा की जगह क्या रखना पड़ेगा भाई, आधी रिंग, आधी रिंग मतलब अल्फा की जगह क्या रखना पड़ेगा, पाई। बता यार अल्फा की जगह पाई रख दें तो ये बन गया 2r/पाई साइन पाई/2, साइन पाई/2 बोले तो साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो ये 1 बन गया और ये आ गया 2r/पाई। तो ये आंसर पिछले आंसर को एक्सप्लेन कर सकता है, पिछला आंसर मदद कर सकता है ये आंसर रिकॉल कराने में। नहीं यार 2r/पाई मुझे तो यही याद रहता है, फिर याद आता है अच्छा वो पाई की जगह अल्फा हो जाता है और बगल में एक साइन अल्फा/2 और आ जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आसान से हम कठिन को याद रखें, एक दूसरे से टिका के रखें। याद रहेगा भाई, ये याद रहेगा तो ये याद रहेगा। अच्छा यही रिंग ही ज्यादा मैंने देखा है आता है, डिस्क का फॉर्मूला दिया है उसको ज्यादा सीरियसली ना ले, कभी आता नहीं है, फिर भी मैंने दिया है तो मैं एक बार चर्चा तो कर ही देता हूं।
कहाँ दिया है? ये दिया है अल्फा है सर। अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है तो 4r/3 और सेक्टर अल्फा की डिस्क है, अल्फा की डिस्क है तो 4r/3 अल्फा साइन अल्फा/2। सही कर लें, अगर उसमें कोई गलती है तो सही कर लें। सही है उसमें। इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ मास हमें रटना पड़ेंगे। इसके अलावा ये कुछ लिखे हैं, इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो बहुत ही नॉन फेमस है, शायद ही कभी कोई आए, बट हो जाए देख लेना एक नजर, कभी याद हो जाए तो। हॉलो स्फेयर r/2 ऊंचाई पे होता है बीचों बीच। सॉलिड हेमीस्फेयर 3r/8 है। हॉलो कोन h/3 पे है और सॉलिड कोन ये। इतने रिजल्ट हैं जो इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर हैं, और ये वो नेचुरल शेप हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो सारे शेप हमने यहां कवर कर लिए हैं। इनके सेंटर ऑफ मास हम सीधे सीधे रटेंगे। मैंने वर्क पावर एनर्जी के समय भी ये एक बार दिखाए थे, याद हो अगर, तब नहीं याद कर पाए तो अभी मौका है, ये मौका हाथ से निकल ना जाए। हाँ भाई, कंटिन्यूअस मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास हमें रटना पड़ेंगे, है ना, क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हम डेराइव करने तो नहीं बैठेंगे। अब किसी को डेराइवेशन समझना है तो वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। डिस्क्रीट मास सिस्टम में आ जाते हैं और फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना सीखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक m मास ओरिजिन पे रखा है और एक 2m मास d दूरी पे रखा है। इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट होगा यहां कहीं। अच्छा, मास के बीच में ही होता है कहीं ना कहीं। इसका पोजीशन हमें बताना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें कहां आता दिख रहा है? एक्स एक्सिस में दोनों पार्टिकल रखे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स में आता दिख रहा है। अब सारे पार्टिकल एक्स में है तो वाई में थोड़ी सेंटर ऑफ मास चला जाएगा। तो हमें यहां पर XCOM निकालना है और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। हमें यहां क्या लाना है? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या है? m1x1 m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यार ये आंसर, ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। बता यार, ये ओरिजिन पे रखा है तो x भी 0 और y भी 0। दूसरा वाला यहां से d आगे रखा है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? अरे यार कितना आगे? d आगे और कितना ऊपर, तो ये इसका x2 हो गया और ये क्या हो गया? अभी बता यार, y1 0 है, y2 0 है, तो YCOM क्या आएगा? तो इसलिए लाने की जरूरत नहीं है। x1 और x2 में x2 0 नहीं है, इसका मतलब XCOM कुछ निकल के आएगा। क्या खुद से करोगे या मैं करके दिखाऊं? m1 की जगह m, x1 0, m2 की जगह 2m, x2 d डिवाइड बाई m प्लस 2m। तो ये आंसर आ गया 2md बाई 3m। m से m कट गया, आंसर कितना आएगा? ऑब्वियसली यार, x कोऑर्डिनेट का आंसर है तो वो लेंथ की ही यूनिट में आना चाहिए। मास देखो कट गया है, लेंथ है तो लेंथ की यूनिट में आएगा। क्या आंसर आ गया? 2d/3। और क्या मैसेज है? एक और मैसेज है कि इसका आंसर बीचों बीच से थोड़ा सा हैवी मास की तरफ शिफ्टेड है। 2d/3 आया है यहां से, इसका मतलब ये दूरी 2d/3 है तो ये दूरी कितनी होगी? d/3। हम d में से 2d/3 घटाएं तो पता चलेगा d/3। तो हैवी मास के करीब है और हल्के मास से दूर है। तो इसका आंसर क्या मैसेज दे रहा है? सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स हैवी मास। ये हमें मैसेज मिला है। थोड़ा थोड़ा मैसेज हम लोग मैथ से ही बनाते चलते हैं ताकि उसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो हम समझ पाए कि सेंटर ऑफ मास में क्या खासियत होती है। यहां पर यार इसको कुछ L दूरी खिसका के रखा गया है। चलो A मान लेते हैं, किसी ने A माना है तो मेहनत बर्बाद ना जाए। मैंने यार इस M को A दूरी खिसकाया है और 2M और M के बीच में पहले भी D का फासला था, अभी भी D का फासला है। और मेरा क्वेश्चन वही है, तुम्हें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है तो तुम्हें X बताना है, Y बताना है या दोनों बताना है?
केवल x बताना है। कैसे? ये भी x एक्सिस पे रखा है, ये भी x एक्सिस पे रखा है, तो ऑब्वियसली यार x कोऑर्डिनेट बताना है। तो पहले इनके कोऑर्डिनेट तय करो, फिर आंसर निकालो। हाँ भाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a आगे, 0 ऊपर। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a प्लस डी आगे, 0 ऊपर। तो यार x1 a है, x2 ये है, y1 0 है और y2 0 है। तो यार y1 y2 0 है, तो YCM लाने की कोई जरूरत, हम पहले ही कह सकते हैं YCM 0 होगा। तो केवल हमें क्या लाना है? XUM। फॉर्मूला है m1 x1 m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सॉल्व करके आंसर लाना तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। यहां m है, यहां 2m है, 3ma बन गया, यहां आएगा 2md और डिवाइड में क्या? 3m। तो ये आंसर आ रहा है a प्लस 2d बाई 3। आंसर क्या मैसेज दे रहा है? आंसर ये मैसेज दे रहा है कि अगर मैंने पूरे सिस्टम का इंटरनल अरेंजमेंट नहीं बिगाड़ा है, इंटरनल मतलब दोनों के बीच का फासला d पहले भी था, d अभी भी है, तो हम आंसर में देखेंगे तो जितना इस सिस्टम को खिसकाया गया है, आंसर में बस उसी का फर्क पड़ा है। क्या पूरा सिस्टम ए से खिसकाया गया है? तो आंसर भी ए खिसका हुआ है। क्या इस बात का मैसेज तुम समझ पा रहे हो? अगर हम किसी सिस्टम का अंदर का अरेंजमेंट ना बिगाड़ें और सिस्टम को बिना बिगाड़े खिसका के रखोगे, तो जितना तुमने सिस्टम को खिसकाया है, सेंटर ऑफ मास भी उतना ही खिसकेगा। क्या मैसेज क्लियर है ना? चेंज बाय सेम डिस्टेंस as system is moved। जितना सिस्टम खिसका है उतना ही सेंटर ऑफ मास खिसका है, अंदर का अरेंजमेंट हमने बिगाड़ा नहीं है। क्या ये मैसेज क्लियर है सबको? हाँ भाई, इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं, ये नहीं करना है। हाँ, ये मास दे रखे हैं कि नहीं? सब मास अलग अलग है यार, सब अलग अलग हैं, और सबके बीच का फासला a है, सबके बीच का फासला a है। यहां भी सबके बीच का फासला कितना है? a है। एक m है, एक 2m है, एक 3m है। चीजों को प्रैक्टिस में लाने के लिए भले आंसर ना निकालें, कम से कम लिखें जरूर कि क्या करना है। हाँ भाई, तो एक ओरिजिन पे रखा है 0,0, दूसरा a,0,
तीसरा ए आगे ए ऊपर यानी ए कॉमा ए, चौथा 0 आगे ए ऊपर। सारे कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। क्या इस बार केवल XCOM लाना है या दोनों लाना पड़ेंगे? दोनों लाना पड़ेंगे, XCOM YCOM दोनों लाना पड़ेंगे। XCOM आएगा m इंटू x1 x2 3m इंटू x3 4m इंटू x4 डिवाइड बाई सारे मास का सम। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर कितना आया है? सॉल्व करके ये आंसर ऊपर कितना आया है, नीचे कितना आया है? 2 2 3 5 5m डिवाइड बाई 10m, तो ये आ रहा है a/2। कितने लोग आ गया यार? अच्छा, ये आंसर अगर किसी ने आंसर ला दिया है तो अब पैटर्न मैं दिखा सकता हूं। वैसे तो पैटर्न जल्दी दिखते नहीं है। देखो यार, ये m और 4m, बताओ x बराबर 0 पे कितना मास है? इसका भी x 0 है और इसका भी x 0 है। x बराबर 0 पे 5m है और x बराबर a पे कितना मास है? देखो, इसका भी x बराबर a है और इसका भी, है ना? तो जब 5m मास a पे रखा है, 5m मास 0 पे रखा है, तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बीचों बीच, यानी a/2 पे। यार ये जस्ट अ कंक्लूजन है। मैथ सबसे सर्वोपरि है यार, वो सब सारा एक्सप्लेनेशन देती है ना? बाकी अब समझ में आ रहा है तो समझो यार, x 0 पे 5m था, x a पे 5m था, तो आंसर बीचों बीच आना ही चाहिए, जस्टिफाइड है। YCOM का आंसर यहां कुछ नहीं दिख रहा भाई, ये 3m है और ये 7m है, तो आंसर ऊपर की तरफ आएगा, a/2 से बड़ा आंसर आएगा, इतना हमें समझ में आ रहा है। m इंटू 0, 2m इंटू 0, 3m इंटू a, 4m इंटू a डिवाइड बाई सारे मास का सम। तो ये आंसर कितना आ रहा है भाई? 7a/10। तो जैसा हमें उम्मीद थी कि ये आंसर 0.7a यानी 5a से ज्यादा आया, 0.5a से ज्यादा आया, मतलब a/2 से बड़ा आया है। देखो यार, आंसर हमें 4 ऑप्शन में से ढूंढना पड़ता है, तो कई बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम थोड़ा बहुत फील कर लें। तो कैसे फील हो रहा है? देखो यार, y बराबर 0 पे 3m मास है और y बराबर a पे 7m मास है, तो सेंटर ऑफ मास ज्यादा मास की तरफ शिफ्टेड होगा कि नहीं? तो बीचों बीच वाली हाइट से थोड़ा ऊपर होगा। और 4 में से एक ही आंसर अगर ऐसा है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाए तो शायद कभी हेल्प हो सकती है। अच्छा, इस बार कोई फीलिंग आ रही है? हाँ, y को लेके फीलिंग आ रही है। देखो यार, 3m मास 0 हाइट पे है और 3m मास कुछ हाइट पे है, ये हाइट अभी पता करना पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास इस हाइट का आधे पे आएगा, मगर ये हाइट हमें दिए नहीं है यार, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। कितने लोग दिखा रहे हैं इसका आंसर? ठीक ठीक ठीक, हाँ भाई, ए नहीं है, वो ए नहीं है। इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट a, a गलत है। हाँ, हाइट निकालिए, हाइट निकालिए। ये हाइट आ रही है नहीं, कुछ गड़बड़ है यार। ए स्क्वायर माइनस करोगे ना भाई? अच्छा, माइनस, हाँ, 3 आ जाएगा भाई, मेरे को भी लगा था। तुम्हारा क्या है? करो यार। हाँ, ये क्या XCM है, YCM में थोड़ी दिक्कत कर दी है। ए ऊंचाई तो नहीं है, इतना तो दिखना चाहिए भाई। हाँ, सेम गलती। तुम लोग यार एक ही स्कूल में पढ़े हो क्या यार? हाँ भाई, कोई और दिखाना चाहता है? ठीक, इसके कोऑर्डिनेट कहाँ है? ठीक है, चल यार मैं थोड़ी मदद करता हूं। ये m मास ओरिजिन पे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। ये a आगे रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होंगे।
इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बस ये तुम्हें बताना था। बताओ क्या होगा, ए कहां से हो गया बताओ। अच्छा ए तो ये है, इसके कोऑर्डिनेट में ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये ऊंचाई वाई कोऑर्डिनेट होगी। कोऑर्डिनेट क्या होता है पता है कि नहीं, ओरिजिन से कितना आगे, तो क्या ये ए दिख रहा है, इतना पक्का है कि बीचों बीच होएगा तो a बाई 2 आएगा। और ऊंचाई कैसे पता चलेगी, या देखो यार ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री होगा और ये ऊंचाई इस हाइपोटेनस का साइन कंपोनेंट होगा, कितना होगा a साइन 60। अगर ऐसे दिख रहा है तो ठीक है, वरना तुम बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर से p निकाल सकते हो, तो भी आंसर यही आएगा। कितना आ रहा है a√3/2, a√3/2 ये इसका y कोऑर्डिनेट है। क्या भी हो जाएगा भाई, अगर समझ पा रहे हो तो आधा कर सकते हो, क्योंकि 3m मास 0 ऊंचाई पे है और 3m मास, वरना मैथ्स लगाओ आंसर पाओ। कितना आ रहा है ये आंसर, 7a/12। कितने लोग आ गया, पहला आंसर YCM। √3a/4 आ रहा है। आंसर पहले से क्यों प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, इसका आधा आएगा, ये हमें अंदाजा था। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से कई बार अंदाजा लग जाता है, कई बार नहीं लगता है, तो दोनों तरह से हमें तैयार रहना चाहिए। क्लियर भाई, अभी अभी हम लोगों ने यार कंटिन्यूअस मास सिस्टम्स की बात करी थी, रॉड की, डिस्क की, रिंग की, सेक्टर रिंग की, हमने उनके सेंटर ऑफ मास देखे थे। लेकिन सेंटर ऑफ मास पता होना और पोजीशन बताना दोनों सेम चीजें नहीं है। एक रॉड को कोई ऐसे लिटा के रख दे, एल लेंथ का रॉड ऐसे लिटा के रख दे, बताओ इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे। यार सेंटर ऑफ मास यहां होगा तो उसके कोऑर्डिनेट लिखोगे L/2 आगे 0 ऊपर। इसी रॉड को अगर हम ऐसे खड़ा करके रख दें ऊपर वर्टिकल में, क्या तब भी वही कोऑर्डिनेट होंगे। हमें बस ये पता है कि बीचों बीच होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट x में कितना हो गया 0 और y में कितना हो गया L/2। अभी ऐसे टेढ़ा रख दिया गया है तो क्या इसका x और y दोनों आ जाएंगे, यार इसमें केवल x आया था y 0 था, इसमें y आया था x 0 था, ऐसा रखा है तो इसका मतलब यार कोऑर्डिनेट पता होना, आई मीन पोजीशन पता होना अकेले जरूरी नहीं है, एक्स वाई ढूंढना भी एक काम है, तो वो काम करके दिखाना है। ये एल लेंथ का रॉड है, सेंटर ऑफ मास को मैं लोकेट तो तुरंत कर सकता हूं, बीचों बीच होगा, मगर उसका एक्स कितना वाई कितना ये लाना अभी थोड़ा सा मेहनत करवाएगा। बता पाएंगे, हाँ हाँ बीच में तो है ही है, और यहाँ पे हमने 90 कर 60 30 डिग्री आ जाएगा। ये 90 पड़ेगा ये नहीं कह सकते, परपेंडिकुलर डालने पे वो 90 पड़ेगा कैसे कह सकते हैं, कोई लॉजिक। अच्छा तुमने परपेंडिकुलर ही ड्रॉप किया है, मुझे बताओ पहले तो ये 60 डिग्री 45 डिग्री नहीं है, देखने में चाहे जैसा लग रहा हो। 60 डिग्री का मतलब हो गया कि ये वाला एंगल ज्यादा है और ये वाला एंगल कम है। अब तुम यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो सेंटर पे पड़ेगा ही नहीं। L/2 cos 60, ठीक है, sin 60, ठीक है। x वाला L/4 आया और y वाला √3L/2, मतलब तो √3L/2, ठीक। एंड से L/2 ऊंचाई पे यहां पर सेंटर ऑफ मास है, एंड से
एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ओरिजिन से ये लेंथ पता करना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ऊंचाई पता करना ये वाई कोऑर्डिनेट है। पता कर पाएंगे? देखो यार, ये एंगल 60 डिग्री दिया है तो ये ऊंचाई तुरंत आती दिख रही है। हाइपोटेनस का साइन कंपोनेंट ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। यार ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट होगा l/2 का साइन कंपोनेंट, √3l/4, करेक्ट। वाई कोऑर्डिनेट आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? देखो यार, ये लेंथ इस सेम एज ये वाली लेंथ है ये, और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, और ये बीचों बीच है, मतलब ये लेंथ कितनी है? l/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है किसी को? l/2 cos 60। एक्स कोऑर्डिनेट होगा l/2 cos 60 यानी l/4। दोनों आ गए यार, क्या बात समझ में आ गई है? ये सिंपल कोऑर्डिनेट निकालना था, कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं है। मेहनत का काम अगले वाले में है। ये वाला कौन दिखाएगा? ये एक सेक्टर रिंग है, और ये कितने एंगल की सेक्टर रिंग है किसी को दिखा? m मास r रेडियस की सेक्टर रिंग है, कितने एंगल की है? तो यार ये 90 डिग्री की सेक्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग। इसके लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा है, मगर वो कैसे पढ़ा था कि बीचों बीच वाली लाइन में होता था और सेंटर से कितना दूरी पे होता था, ऐसा कुछ पढ़ा है। वो पढ़ा भी काम आएगा और कुछ नया भी काम आएगा। अल्फा, अल्फा कितना? हाँ नीचे पाई रह गया, पाई वाला कुछ भी करते यार, √2 कहां से आ गया? सर पाई है वो, ये वाला गलती से रख दिया था आपसे। ये देखते हैं अभी। पाई की जगह तुम यार तुम बताओ अपना, तुम्हारा क्या है? सर ये 2 में पाई क्या है? 4r/2 पाई। ये क्या है? ये क्या है? मतलब मैं एक्स और वाई पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रहे हो? मुझे एक आंसर दे रहे हो, मुझे दो आंसर चाहिए, एक्स चाहिए और ये क्या है? ये थोड़ी एक्स वाई है। दोनों सेम ही है। एक तो थोड़ा करने के बाद तुम लोग रिलैक्स हो जाते हो, कुछ तो निकाला है हमने। हाँ सेम आएगा। ये क्या है? अच्छा, उसका साइन कंपोनेंट, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ ये दूरी जो आई है ये सेंटर ऑफ मास की यहाँ तिरछी दूरी आई है, ठीक है, ये आ गया। अब 4r/π 1/√2, ठीक। यहाँ पर आ गया इसका। ये हमारा आंसर क्या है दिखा जाए? 2√2r/π। √2। अरे वो ऊपर नीचे करके करोगे तो ऊपर रूट चला जाएगा ना। कुछ गलती है अभी, 45 एंगल है ना, थोड़ी सी गलती है अभी, हाँ थोड़ी सी गलती है। हाँ तो यार यहाँ पे तुम्हारा 2√2 आ रहा है ना, हाँ तो जब उसमें cos 45 करोगे, करने के बाद ये आया, वरना आइडिया आएगा 4r/π cos 45 4r/π sin 45। 4r/π कैसे आ गया? π/2 एंगल है ना ये, तो 2r/l तुम्हारा क्या है? वही सेम आया है। रुको रुको, तो फिर किसी और दिखाओ जरा, तुम्हारा क्या है? क्या है? 4r/2r/π/2 साइन, ये आ गया, ठीक है। फिर उसका cos 45 करा, साइन लिया है ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। हाँ तो यही आ रहा है। क्या अलग अलग तुम लोग निकाल के दिखा रहे हो? मुझे सबके सही लग रहे हैं। नहीं सर, वही वाला सही है, मेरा गलत है। पहले से यार साइन एक अच्छी में उसमें रखा है, अभी मैं उसका किया हूं तो हाँ ये 1/√2 2r/π आएगा, ठीक है, हाँ ये सही है। 2r/π x भी आ रहा है, वही सही है।
देखो यार भैया ऐसी गलतियां मत करो यार, तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो। देखो यार यहां से यहां तक की दूरी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है 2r बाई एल्फा साइन एल्फा बाई 2। तो ये सेक्टरिंग का अल्फा कितना है? 90 नहीं लिख सकते हैं, क्या है? पाई बाई 2। और यहां भी क्या आएगा? पाई बाई। तो देखो ये 2 सबसे ऊपर चला गया, 4r बाई पाई, और साइन पाई बाई 4 कितना हो गया? 1 बाई रूट 2। ये ना x कोऑर्डिनेट आया है ना y कोऑर्डिनेट आया है, ये आया है, ये दूरी आई है, बीचों बीच वाली दूरी। यस, तो x क्या होगा, y क्या होगा? क्या अभी समझ पा रहे हैं? x क्या होगा यार? ये बीचों बीच वाली लाइन है, तो आधा एंगल कितना होगा? आधा एंगल होगा 45 डिग्री। तो x कोऑर्डिनेट आएगा इस दूरी का cos कंपोनेंट, और y आएगा इस दूरी का साइन कंपोनेंट। ये दूरी आई है, ये r आया है। फोर आर बाई रूट 2 पाई, ये हमारा r का आंसर आया था। अब उसका cos कंपोनेंट करेंगे तो 1 बाई रूट 2, रूट टू कितना हो गया? 2। तो ये आंसर आ गया 2r बाई पाई, और ये भी आंसर कितना आ रहा है? 2r बाई पाई। ये आंसर है, मिला लें। तो केवल आंसर पता होना नहीं जरूरी है, लोकेट करने के लिए, एक्स वाई ढूंढने के लिए हमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ सकती है। क्या इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है? ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग काफी आगे बढ़ जाएंगे इस टॉपिक में।